Assalamualaikum students. This is Mohammad Suleiman, your aptitude teacher. NED पास पेपर 2021 के MCQ सॉल्व करेंगे। 130 तक MCQ जो है मैंने आपको फिजिक्स के सॉल्व करवा दिए थे, तो आज इस वीडियो के अंदर जो है 131 से लेके 150 तक MCQs को सॉल्व करेंगे। हमारे पास MCQs क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, सेमीकंडक्टर क्या चीज होती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान की चीज होती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर आपके पास नहीं है। ठीक है बेटा, तो अभी आपके पास यहाँ पर है जर्मेनियम। जर्मेनियम आपके पास क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसके साथ मैंने लिख दिया एस। सिलिकॉन जो है ये भी आपके पास क्या है? सेमीकंडक्टर है। और कॉपर आपके पास क्या चीज है? ये है कंडक्टर आपके पास। ठीक है, और गैलियम जो आपके पास क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो कौन सा ऐसा मटेरियल हुआ जो कि आपके पास सेमीकंडक्टर नहीं होगा? तो वो आपके पास है ऑप्शन सी, कॉपर जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 132, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो बेटा इस चीज को समझना है, आपको ये स्टेप समझ में आने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.000 और 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो बेटा अपने पास एक पॉइंट नोट आउट करो, जब भी आपके पास लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाए किसी भी नंबर के, नंबर 1 लिखा हुआ है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट साइड के जीरो कभी भी काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपके पास ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो बेटा यहाँ पर 0.048 लिखा हुआ है। अब आपसे बोला है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 है आपके पास, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड के जीरो काउंट नहीं किए और आपने नॉन जीरो काउंट किए 48। तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 2 डिजिट्स आएगा। ठीक है बेटा, एमसीक्यूज नंबर 133 को डिस्कस करते हैं। A 200 watt TV is used for 20 hours. For a course of a week, if it is used for 4 weeks, आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बतानी है अगर उसका रेट जो है पर किलोवाट आवर का 5 रुपए है। ठीक है बेटा, अपने पास डेटा बनाओ कि आपको पावर गिवन है सवाल के अंदर 200 वॉट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर गिवन है, इसको कन्वर्ट कर दो किलो वॉट के अंदर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसने आपको जो प्राइस दी है ना 5 रुपीज, वो किलो वॉट के हिसाब से दिए। ठीक है, तो आपने कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने 1000 से डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.2 किलो वॉट आएगा। ठीक है, ये आपके पास से आगे पावर आ चुकी है। आपको क्या बोला जा रहा है कि टाइम कितना गिवन है? 20 आवर्स आपके पास गिवन है, जो कि कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर है? एक वीक के लिए। मतलब आपके पास 20 घंटे हैं एक हफ्ते के अंदर। तो आपको फाइंड कब करना है? 4 हफ्ते का फाइंड करना है। तो आपके पास टाइम कितना निकल के आएगा? 80 आवर्स निकल के आएंगे, क्योंकि आप 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 वीक्स के साथ। सही है, ये आपके पास टाइम आ चुका है। आपने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बताने के लिए आपने जो है एनर्जी निकालनी होती है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो। पावर क्या आपके पास यहाँ पर 0.2 है, आपने 0.2 से मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। टाइम क्या आपके पास 80 आवर्स है। आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा वो बराबर होगा 16 किलो वॉट आर के बराबर होगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई एनर्जी। अब आपके पास जो एनर्जी निकल के आई है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास कॉस्ट यहाँ पर जो है गिवन है सवाल के अंदर। ठीक है, जो कि 5 रुपीज है। ठीक है, तो आपने 16 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो आपके पास जो है 80 रुपीज जो है बन के आएंगे। तो आपके पास जो है सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 134 की बात करते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा जब आपके पास चार्ज इंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपके पास जो स्पीड होती है ये आपके पास रहती है कांस्टेंट। ठीक है, और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये आपके पास रहती है कांस्टेंट। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है आपके पास चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो इस वजह से जस्ट एमसीक्यूज के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं 135 एमसीक्यूज की, इस सवाल में आपको क्या गिवन है? द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट प्रेशर पी, ठीक है, एंड वॉल्यूम वी इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको टेम्परेचर जो है यहाँ पर गिवन है। ठीक है, T1। आपने क्या करना है? कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम की आपके पास कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या बोल रहा है आपके पास? T2 जो है आपके पास आ चुका है वैल्यू उसकी, और आपको प्रेशर बताना है। तो यहाँ पर आपने एक रिलेशन यूज करना है। रिलेशन आपके पास क्या है? पहले आपके पास इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है,
तो रिलेशन आपके पास क्या है कि प्रेशर और टाइम के दरमियान का। ये आपके पास कौन सा लॉ है? ये आपके पास बेटा प्रेशर लॉ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2। ठीक है, आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। आपने P2 की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। आप इसको करोगे तो आपके पास 300 केल्विन हो जाएगा। इसको आपने जब सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। P1 आपके पास क्या है? P के बराबर है। ठीक है, और P2 आपने फाइंड करना है। T1 जो है आपके पास 300 है, और इसी तरह आपके पास जो है यहाँ पर 1200 है। ठीक है बेटा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको बाकी आपने यहाँ से एक और जीरो कैंसिल हो गया, 3 बनता 3, 3 4 12 हो गया। ठीक है, P2 को आप वहां ले जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 4P जो है इसका आपके पास आंसर आएगा, जो कि आपके पास प्रेशर आया। ठीक है, तो आपके पास 4P जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू से मैं 136 की बात करूं, लेंस लॉ की बात की गई है। लेंस लॉ जो है किस चीज के दरमियान का रिलेशन होता है? तो बेटा ये आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इसके दरमियान का, और आपके पास जो फ्लक्स होता है इसके दरमियान का जो है रिलेशन होता है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर आपको मैं मजीद इंफॉर्मेशन दूं तो लेंस लॉ जो है हमारे पास किस लिए होता है? ये आपको जो है बड़े डायरेक्शन बताता है किसकी? इंड्यूस करंट की। इसको भी अपने पास नोट कर लो, ये आपसे जो है पूछ सकता है कि भाई लेंस लॉ जो है किस मकसद के लिए होता है, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, और ये एमसीक्यू मैंने आपको समझा दिया। आपके पास जो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू से 137 की बात करते हैं। व्हेन अ करंट इन अ वायर फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस पॉइंट को अपने पास हमेशा बेटा नोट करना कि अपवर्ड डायरेक्शन की बात की जा रही है। अगर बैकवर्ड की बात की जाएगी तो उस केस के अंदर डाउनवर्ड की बात की जाएगी, सॉरी, तो आपको जो है उस टाइम आंसर इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, डाउनवर्ड होगी, क्या होगी? आपने ये बताना है। तो बेटा अपने हाथ को जो है आपने जो है रखना है, जो उसका थंब है ना, आपने उसका थंब जो है क्या करना है? ऊपर दिखा, मतलब आपने अपवर्ड की तरफ करना है। ठीक है, तो उससे देखो यहाँ पर मैं बना के भी दिखा दूंगा, कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है वो है। ठीक है, ये आपके पास जो आपकी फिंगर्स है। ठीक है, आपका थंब ये रहा, इसके आपने अपर डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, और आपने अपने इन फिंगर्स को क्या करना है? कर्ल करना है, मतलब मोड़ना है, रोटेट करना है। ठीक है, तो ये रोटेशन जो होगी ना ये आपके पास एंटी क्लॉक में होगी। इसमें होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। तो आपके पास जो है ए वाला ऑप्शन राइट आंसर है। जब आपके पास डाउनवर्ड की बात होगी ना तो आपका अंगूठा चला जाएगा नीचे। तो आप अब जब अपने हाथ को, जो आपकी उंगलियों को जो रोटेट करेंगे, तो अब जो है क्लॉकवाइज में कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपने पास नोट करें, जब आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर बात की जाएगी, भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन है करंट के फ्लो की, तो आपके पास जो है उस वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 138 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है किस चीज के ऊपर कंसिस्ट हुआ होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ सिर्फ 2 जंक्शंस होते हैं, जिसका हम आगे डिटेल में मजीद डिस्कस करते हैं कि जंक्शंस के अंदर क्या चीज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा 2 जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर जो है हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं। इनका नाम क्या है हमारे पास? एक होता है हमारे पास इमिटर। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है बेस होती है, और उसके बाद जो है हमारे पास होता है कलेक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 3 एलिमेंट्स होते हैं। बेस हमारे पास क्या करता है? ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट कैरियर्स को। ठीक है, तो आपको जो है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इमिटर का क्या मतलब है भाई? जाहिर सी बात है, इमिट का मतलब है कि इमिट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, होल्स को इमिट करेगा। ठीक है, और कलेक्टर का काम क्या है? उस चीज को कलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपके पास जो होंगे करंट कैरियर्स होंगे उसको कलेक्ट करना इसका काम है। ठीक है, 139 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि व्हेन बीटा रेज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इट्स डैश, तो मतलब इसका मास नंबर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, अगर मैं बीटा का साइन बनाऊं तो इस तरह से मेरा बनता है, ऊपर आपके पास 0 आता है, नीचे आपके पास -1 आता है। ठीक है, 0 इस चीज को शो करता है कि आपके पास मैथ्स नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, मैथ्स नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और -1 ये शो करता है कि आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास बोला गया है मास नंबर डिक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो कांस्टेंट रहेगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है, नहीं, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आपके पास सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। बहुत दफा कंफ्यूज किया जाता है कि भाई बोथ का ऑप्शन देते हैं कि बोथ बी एंड सी, तो बच्चे जो है बोलते हैं कि यार ये तो ज्यादा सुटेबल होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज की लॉजिक क्या है। एमसीक्यू में 140 के अंदर द एरिया अंडर अ कर्व इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डैश,
अगर आप वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो रिप्रेजेंट कर होता है डिस्प्लेसमेंट को। अब यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आपने जो है यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर जो है इसका आंसर लगाना है। एमसीक्यूज में 141 की बात करते हैं कि एक्स रे हैव डैश। बेटा ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान का रिलेशन समझ में नहीं आता। अच्छा बेटा, तो मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड की है ताकि आपको समझ में आए। अगर आप देखो कि आप जब मूव कर रहे हो राइट साइड की तरफ तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, उसकी वैल्यूज कम हो रही है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव में था, यहाँ पावर जो है नेगेटिव में हुई। इस तरह करते करते जब वैल्यू आपके पास क्या है, क्या हो रही है, आपके पास डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, मतलब आपके पास वेवलेंथ जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है इसका मतलब है आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दोनों का आपस में जो है इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, आपको सवाल में क्या बोला जा रहा है, समझते हैं इसको, कि लेस फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी देन अल्ट्रा वायलेट रेस। बेटा अल्ट्रा वायलेट रेस आपके पास ये रही और एक्सरे ये रही। अल्ट्रा वायलेट रेस जो इससे पहले आ रही है, इससे पहले आ रही है, इसका मतलब ये कि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, और इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, अब इसकी अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम होगी। ठीक है, समझ में आता है, इस चीज की बात समझ में आ गई आपको। जब इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कम हो गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपके पास ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्स रे हैव लेस फ्रीक्वेंसी। नहीं भाई, लेस नहीं होती, ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट रेस से, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि हाँ भाई मोर फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन बी ठीक है। आगे मैं आपको ऑप्शन सी और डी समझा देता हूँ। ऑप्शन सी में क्या बोलते हैं कि लेस फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड रेस की बात कर रहा है। तो इंफ्रारेड रेस आपके पास यहाँ पर ये रही। ठीक है, अब इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो आपके पास जो है ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ जो है आपके पास क्या है, कम है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो इसके अंदर भी यहाँ पर अगर मोर लिखा होता तो फिर आपके पास सी ऑप्शन ठीक हो सकता था, इस वजह से ये भी गलत हो गया। और इसी तरह जो है आपके पास ये वाला ऑप्शन भी जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोगों ने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना था। यहाँ पर जो है बेटा आपके पास गैमा रेस की बात की जा रही है। तो गैमा रेस से आप यहाँ पर देखें तो इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। ठीक क्यों है कि एक्स रे की फ्रीक्वेंसी जो है कम है और गैमा रेस की ज्यादा है, ये ऑप्शन भी ठीक है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। असल चीज है कि आपको इन चीजों के दरमियान का फर्क समझ में आना चाहिए कि वेवलेंथ और आपकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान में रिलेशन क्या है, और कब किस तरह जो है आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आपने इस चीज को समझना है। 142 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप वेलोसिटी डबल करो और रेडियस को इंक्रीज करो 4 टाइम। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अगर मैं वेलोसिटी डबल करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2v का होल स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस मैंने क्या कर दिया, 4 टाइम इंक्रीज, मतलब 4r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे आपके ऊपर क्या हो जाएगा, 4mv² हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 4r। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आपके पास कोई भी फर्क नहीं आया, तो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू में 143 की बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बेटा आपको स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मीडियम के ऊपर भी जो है डिपेंड करती है। तो इस वजह से दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, लेकिन ये आपके पास प्रेशर ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इस वजह से आपके पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 144 एमसीक्यूज की बात करते हैं, कार्नट साइकिल की बात की गई है। ठीक है बेटा, ये एक आइडियल आपके पास साइकिल होता है, जब इसका पूरी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, आप इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम फिर के आप दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, तो आपके पास जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 145 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर की वैल्यू है, ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके पास फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की जो है दोनों आपस में कंसाइड कर जाते हैं, दोनों स्केल जो है आपस में कंसाइड करते हैं। तो आपके पास जो है इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर। आपने सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये दोनों जो है कंसाइड कर जाते हैं, इसको बच्चे प्रूफ भी करते हैं। 146 एमसीक्यूज की बात करते हैं।
इसमें क्या है कि आपको वर्क फंक्शन का जो है एमसीक्यूज गिवन है कि वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, ठीक है। ये आपके पास वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए जो है यूज होती है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इस वजह से जो आपके पास इसका ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। 147 एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो इसमें पूरा आ रहा है कि पोटेंशियोमीटर जो है किस चीज के लिए जो है यूज होता है, ये डिवाइस किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे पास इस डिवाइस को हम लोग वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो है यूज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 148 एमसीक्यूज की बात करें तो यंग मॉडुलस यहाँ पर जिक्र किया गया उसका। तो यंग मॉडुलस आपके पास रेशियो होता है किस चीज का, भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में क्या है, ये रेशियो होता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन बी जो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो इसके अंदर ये जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। 149 एमसीक्यूज की बात करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज 3.8 डेज, मतलब आपको टी 1/2 जो है हाफ गिवन है। आपको डीके कांस्टेंट जो है मतलब लैम्डा फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, ठीक है। अब टी हाफ को आपने यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करना है इसको, तो आपके पास जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। 150 एमसीक्यूज की बात करते हैं। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ साउंड जो है 30 डेसिबल के बराबर गिवन है। आपको आई अपॉन आई नॉट का जो है रेशियो बताना है। यहाँ पर मेंशन है कि आई नॉट क्या चीज है, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको आपने यहाँ पर समझना है। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट जो है हमारे पास, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये आपको 30 डेसिबल गिवन है तो आपने यहाँ पर 30 पुट कर दिया, ठीक है, और 10 लॉग ये आपने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 10 को डिवाइड करवाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग आई अपॉन आई नॉट आ जाएगा, ठीक है। आपने लॉग को कैंसिल करना है, इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 10 पावर 3 कर देंगे तो इससे आपके पास जो है लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आई अपॉन आई नॉट जो आपके पास 10 पावर 3 के बराबर आएगा। अब 10 पावर 3 जो आपके पास किसके बराबर होती है, ये आपके पास 1000 के बराबर होती है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चे जो है इसके अंदर 30 भी लगा देते हैं, तो बेटा इस चीज को आपने समझना है कि इस तरह आपने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक एमसीक्यू जो है समझ में आए होंगे। 150 तक एमसीक्यू जो है सीरीज सॉल्व हो चुकी है। इंशाल्लाह कल के दिनों में जो है मजीद वीडियोस अपलोड होगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, और इंग्लिश की वीडियोस भी जो है अपलोड होगी। Thank you for watching this video and share with your friends and subscribe Knowledge Pool for more past paper solution.